राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मा फौजी। दोस्तों, मेरे हाथ में एक किताब है, हिमालयन ब्लंडर। इस किताब के बारे में मैंने जब सुना था तो मैंने इसको पढ़ने के लिए मंगाया। मैंने मंगाया तो किसी और ही बात के लिए था, लेकिन इसमें मुझे एक अलग ही चैप्टर मिला। वो थे हमारे भारतीय सेना के तीसरे जनरल थमैया साहब। उनका पूरा नाम था कोंडेरा सुबेदा थमैया। थमैया साहब के बारे में मैंने जब सेना में था तब भी मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं भी भूल गया था। उसकी जो यादें थी वो कल ताज़ा हो गई। उसके इस किताब में उसमें है तो छोटा सा चैप्टर ही, लेकिन है बहुत ही जानदार। लेखक ने जो लिखा है वो भी शानदार है। इसके लेखक भी एक आर्मी कमांडर मतलब ब्रिगेडियर जेपी थालवी, वो भी एक फौजी ऑफिसर ही है। अभी इस किताब के बारे में अलग अलग राय हो, मैं कभी बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन आज हम बात करते हैं जनरल थमैया की। जनरल थमैया अपने भारतीय आर्मी के तीसरे थल सेना अध्यक्ष थे। उसे प्यार से लोग टमी भी कहा करते थे, मतलब जब बचपन का नाम था ना वो टमी था उनका। थमैया साहब भारतीय सेना के 1957 से लेकर 1961 तक सेना प्रमुख रहे। थमैया साहब के बारे में कहा जाता है कि थमैया साहब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम अपनी भारतीय सेना इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में लड़ रही थी। इंग्लैंड, क्योंकि उस टाइम हम इंग्लैंड के अधीन थे, गुलाम थे, तो अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के हिसाब से हम अपनी सेनाएं, भारतीय सेनाएं उन्हीं के हिसाब से लड़ रही थी। उनमें सिर्फ लड़ने वालों में थमैया साहब एक अकेले भारतीय कमांडर थे जो अंग्रेजों की सेना में कमांडर थे, मतलब ब्रिगेडियर थे उस टाइम। वो अकेले एक भारतीय थे जो जिनके पास कमांड थी एक ब्रिगेड की। थमैया साहब जब भारत आज़ाद हुआ तो अपनी भारतीय सेना में अलग ही पहचान बना ली उन्होंने। और एक बहुत निडर और साहसी व्यक्ति थे, अपने काम में निपुण, आज्ञाकारी, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। जब 1948 में भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो कबायलियों ने जब कश्मीर में हमला कर दिया था, उस टाइम जोजिला दर्रा जो है, वहाँ एक कश्मीर में जगह पड़ती है, जोजिला दर्रा बोलते हैं उसको। वहाँ पर उन्होंने बहुत ही साहस और वीरता से लड़ाई लड़ी थी और कबायलियों के पीछे धकेल दिया था। लेकिन अपने तो वो आधुनिक भारत के निर्माता थे ना, जो नेहरू जी, वो चले गए यूएन में और वो लफड़ा आज तक वैसे ही लटका हुआ है। वहाँ जब कश्मीर में वो यूएन में चला गया मसला, तो वहाँ लड़ाई ख़त्म हो गई। वहाँ से आने के बाद में जब ये बंटवारे के सबसे बड़ा दंश था पंजाब ने झेला, पंजाब और बंगाल ने झेला। उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित बंगाल से ज़्यादा पंजाब था। पंजाब में अशांति फैली हुई थी, लाशें बिखरी हुई थी, इधर से उधर से लोग मार काट में मचे हुए थे। उस टाइम थमैया साहब को पंजाब की कमान सौंपी गई और उन्होंने वहाँ पर भी बड़ी साहस के साथ काम किया। अपनी भारतीय सेना के सबसे जानदार जनरल है मानेक शॉ ने भी थमैया साहब को आर्मी का की बहुत ही शानदार कमांडर बताया था। उन्होंने भी मतलब थमैया साहब की बड़ी तारीफ की थी कि कमांडर होना चाहिए तो थमैया साहब जैसा होना चाहिए था। मानेक शॉ जैसे महान लोग भी अपने ही देश में पैदा हुए, लेकिन मानेक शॉ ने भी थमैया साहब की बहुत बड़ी बड़ाई करी थी। अभी थमैया साहब इतने चर्चित क्यों हुए, ये बात आती है जब वो मतलब भारतीय सेना के जनरल नहीं बने थे, उससे पहले उन्होंने भाप लिया था कि उधर से तो पाकिस्तान हमला कर रहा था, उधर अपना चीन विस्तार नीति अपनाए हुआ था। लेकिन अपने देश के जो प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनके दिमाग में एक ही बात थी कि चीन तो शायद युद्ध करेगा नहीं। लेकिन थमैया साहब ने एक चीज़ पहचान ली थी, उनके दिमाग में आ गया था जनरल बनने से पहले ही, कि चीन पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने यह बात रक्षा मंत्री को बताई। अब रक्षा मंत्री थे उस टाइम मेनन, वो नेहरू जी के खास आदमी थे। विदेशी मामलों में जो भी मसले होते थे वो मेनन और
नेहरू आपस में बैठ के सुलझाते थे, विदेश मंत्री का कोई रोल नहीं होता था। विदेश मंत्री शायद उस टाइम नेहरू ही थे मेरे हिसाब से। तो विदेशी मामलों की जो विदेश मंत्रालय के विदेशी मामले थे वो जब नेहरू और मेनन ही सुलझाते थे। एक दो अधिकारी उनके जो थे उनको लेके वो आपस में सुलझाते थे। लेकिन थमैया साहब ने रक्षा मंत्री मेनन को बता दिया था कि भाई चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो थमैया साहब ने उनको बताया था कि तुम क्या पश्चिमी देशों के पचलंग हो। उसी टाइम थमैया साहब ने रक्षा मंत्री को बता दिया कि क्या तुम कम्युनिस्ट हो। उसी टाइम उन्होंने जवाब दे दिया था। उसके बाद दोनों में आपस में ठन गई तो उसकी शिकायत उन्होंने नेहरू से करी। नेहरू उस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन थमैया साहब और मेनन के बीच में हमेशा ये बातें होती रही, मतलब झगड़ा टाइप की बातें होती रही जो ठीक नहीं थी देश के लिए। और थमैया साहब की बात रक्षा मंत्री मान नहीं रहे थे तो उन्होंने गुस्से में आके इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले थमैया साहब ने मेनन को पूरी बातें बता दी कि तुम जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हो ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। चीन अपना विस्तार नीति के ऊपर चल रहा है और ये अपने चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कब्जा कर भी रहा है। और तुम हमारे को साझा सामान दो। लेकिन मेनन और नेहरू तो मतलब चीन पर इतना विश्वास करते थे कि वो तो देखते थे कि हम भाई भाई हैं। भाई भाई कुछ नहीं था। चीन तो हमेशा पीठ में छोरा घोंपने की हमेशा ही कोशिश में रहता है, आज भी है, पहले भी था। चीन की विस्तार नीति थी। नेहरू और मैंने क्या सोचते थे कि चीन तो अभी कोरिया के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। अगर कोरिया के साथ युद्ध में उलझा हो तो भारत से लड़ने के सक्षम है नहीं। कोरिया उस टाइम पावरफुल था। चाइना की हालत तो इंडिया से भी खराब थी। लेकिन उनकी जो विस्तार नीति थी उसको थमैया साहब ने मतलब भाप लिया था। उस भाप के ऊपर जो जनरल साहब रक्षा मंत्री को बात बताते थे वो रक्षा मंत्री उसकी बात मानते नहीं थे, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी जब थमैया साहब ने इस्तीफा दिया, नेहरू को उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया था, तो ये देश के लिए एक बड़ी शर्म की बात होती है कि सरकार में और सेना में बन नहीं रही। तो नेहरू चालाक आदमी था। नेहरू ने जैसे तैसे करके थमैया साहब को मना लिया और मनाने के बाद उन्होंने उसका इस्तीफा वापस करवा दिया। जब इस्तीफा वापस करवाने के बाद थमैया साहब जब ये बात मान गए, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया, तो नेहरू ने थमैया साहब को बेइज्जत करना शुरू कर दिया कि जनरल साहब रक्षा मंत्री की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, उनकी बातें मानते नहीं है। वो सार्वजनिक मंचों पर ऐसी बातें करने लगे, संसद में भी वो ऐसे ही जवाब देने लगे। तब थमैया साहब के समझ में आया कि हमने तो गलत कर दिया। अब भी वहाँ पर क्या हुआ कि थमैया साहब इतने कमज़ोर तो थे नहीं कि वो दोबारा इस्तीफा दे देते। वो अपना काम अपने हिसाब से कर रहे थे। लेकिन नेहरू मेनन के चक्कर में आके उनको बार बार बेइज्जत कर रहे थे। उस चीज़ का नतीजा ये निकला कि लोगों के मतलब जो आर्मी के अफसर थे या दूसरी आर्मी जैसे एयरफोर्स वगैरह, नेवी वगैरह, उनके ऑफिसरों में भी ये बात आने लगी कि जनरल साहब को दोबारा इस्तीफा दे देना चाहिए। अब दोबारा इस्तीफा नहीं दे सकते थे क्योंकि देश की छवि का सवाल था। थमैया साहब कोई बेवकूफ़ आदमी तो थे नहीं मेनन की तरह। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अपना कार्यकाल पूरा किया। इस्तीफा देने के और इस्तीफा लेने के बाद में जब इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा वापस ले लिया। इस्तीफा वापस लेने के बाद में थमैया साहब की छवि थोड़ी ख़राब होने लगी। ख़राब कुछ तो होने लगी और कुछ करने लगे लोग। क्यों, जब थमैया साहब ने इस्तीफा दे दिया था तो उनके जो जूनियर थे उनके दिमाग में एक ही बातें आ रही थी कि थमैया साहब चले जाएंगे तो हमारा नंबर सीनियरिटी में आ जाएगा और हम जनरल वगैरह बन जाएंगे। वो बात हुई नहीं, वापस आ गए थमैया साहब। उसके बाद जो दूसरे आर्मी के दूसरी सेनाओं के जो कमांडर थे वो भी उनसे थोड़े नाराज़ थे क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी बेइज्जती करे तो उनको दोबारा इस्तीफा दे देना चाहिए। उस हिसाब से वो उनसे नाराज़ हो गए। अभी जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया, वो जब रिटायर हो गए, तो उस टाइम एक परंपरा थी, जो जनरल वगैरह होते थे ना उनको या तो राज्यपाल बना दिया जाता था किसी राज्य का, या किसी दूसरे देश में भेजकर उसको वहाँ का राजदूत बना दिया जाता था। लेकिन जनरल साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। जनरल साहब 1-2 साल तक वैसे ही रिटायर होकर अपनी गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन जब 1962 का युद्ध शुरू हो गया, तब नेहरू का पता लगा कि थमैया साहब सही बोल रहे थे।
तब थमैया साहब को नेहरू ने जो अपनी एक विश्व शांति सेना होती है उसका कमांडर बना के विदेशों में भेज दिया। विदेशों में भेजने के बाद वो उनकी मतलब कमांड की उन्होंने, और 1965 में दिल का दौरा पड़ने से थमैया साहब की मृत्यु हो गई। वहीं विदेश में साइप्रस में शायद उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी क्या है कि मेनन नहीं चाहते थे कि उसको बाहर भेजा जाए, लेकिन जनता के दबाव में मेनन को भी इस्तीफा देना पड़ा। वो एक अलग बात है, उसके बारे में बाद में कभी बताएंगे आपको। तो दोस्तों, थमैया साहब के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था और आज भी पढ़ा मैंने। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में ऐसे जनरल हुए, लेकिन सरकारों ने उन्हें दबा दबा के उसी का मतलब जो काम में लेना चाहिए उसका काम में नहीं ले सके वो, और हमारे देश को ऐसे युद्धों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत।